हेलो दोस्तों, मेरे भी चौधरी आप सभी का पार्थ एकेडमी में पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल वाले सेक्शन में हम लोगों ने मॉक नंबर 13 को यहाँ पर पढ़ा था। और मॉक 13 में हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके के सवालों को यहाँ पर देखा था। आज बारी है मॉक 14 को पढ़ने की। और आइए मॉक 14 में पहला प्रश्न आप लोग, ये एक सवाल हम लोगों ने होमवर्क दिया था, आप सभी जानते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने सवाल दिया था कि शुष्क वन जो रिसर्च सेंटर या अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है। और इस सवाल का जो राइट आंसर था यानी ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होना था, जो कि आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में दिया था। देखिए पहला सवाल जो आज का यहाँ पे देख के रखा है कि पंडित स्वप्न चौधरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से, आप लोगों को देख के रखा है। और पंडित स्वप्न चौधरी का वीणा, हारमोनियम, तबला या बांसुरी किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। और आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे जो ये हो जाएंगे स्वप्न चौधरी। और स्वप्न चौधरी आप सभी जानते होंगे कि स्वप्न चौधरी तबला वाद्य यंत्र से संबंधित है। कौन से तबला वाद्य यंत्र से संबंधित होंगे। मैं और भी पूछ लूंगा तो जवाब होगा पंडित पंडित जसराज महाराज। पंडित जसराज महाराज के बारे में आप लोगों को याद होना चाहिए। वहीं पर सुखविंदर सुखविंदर नामधारी के बारे में आप लोगों को याद होना चाहिए। वहीं पर तन्मय बोस कौन होंगे। तन्मय बोस यहाँ पर फेमस है, तो हम लोगों को तन्मय तन्मय बोस के बारे में याद होना चाहिए। और वहीं पर जाकिर हुसैन, क्या याद रखेंगे आप लोग, जाकिर हुसैन याद रखना पड़ेगा। तो ये भारत के प्रसिद्ध तबला वादक रहे हैं। पहले नंबर पर स्वप्न चौधरी का जिक्र होगा, पंडित जसराज महाराज, सुखविंदर नामधारी, तन्मय बोस और जाकिर हुसैन। यदि मैंने ये प्रश्न पूछ लिया कि यहाँ पर जो जाकिर हुसैन थे, जाकिर हुसैन को पद्म विभूषण पुरस्कार कब मिला, पद्म विभूषण पुरस्कार कब मिला, तो क्या जवाब होगा दोस्तों। ये आप लोगों को जवाब देना है कि इनको यहाँ पर जाकिर हुसैन साहब को ये पद्म विभूषण पुरस्कार कब मिला। तो जवाब होगा 2023 में मिला इनको, आप लोगों को इतना याद होना चाहिए। वहीं पर यदि ये प्रश्न पूछ लिया गया कि पंडित जसराज महाराज कौन से घराने से संबंधित है, घराने संबंधित है, तो जवाब होगा मेवाती घराना। कौन सा घराना दोस्तों, मेवाती घराना। यहाँ पर इतना आप सबको याद होना चाहिए। चलिए दोस्तों, इस सवाल का भी राइट आंसर यहाँ पर होना था ऑप्शन नंबर थर्ड यानी तबला वादक है स्वप्न चौधरी। और ये भारत के कुछ प्रसिद्ध तबला वादक है, इतने आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को क्या देखिए, ये है यहाँ पर स्वप्न चौधरी साहब आप लोगों को दिख रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को देख रखा है, बड़े फतेह अली खान और बख्श यहां पर जनरल खान किस घराने से संबंधित है। बड़े फतेह अली खान, महत्वपूर्ण सवाल है ये। बड़े फतेह अली खान और जनरल खान और यहाँ पर अली बख्श ये किस घराने से संबंधित है। ग्वालियर घराना, यहाँ पर आगरा घराना, पटियाला घराना या भिंडी बाजार घराना, कौन से घराने संबंधित होगी। तो आप लोगों को याद रखना है ये जो फतेह फतेह अली खान है, फतेह अली खान और वहीं पर जनरल खान कौन, क्या याद रखना पड़ेगा, जनरल खान। यह दोनों किस महत्वपूर्ण घराने से संबंधित है। तो जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, पटियाला घराना। कौन सा घराना, पटियाला घराना आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए। वहीं पर यहाँ पर एक भिंडी घराना भी देख रखा है। यदि प्रश्न पूछेगा कि भिंडी घराने से कौन कौन संबंधित व्यक्ति हैं, भिंडी घराना से संबंधित यदि प्रश्न पूछ लेगा तो यहाँ पर क्या जवाब होगा। तो आप लोगों को याद रखना है यहाँ पर कि छज्जू खां, कौन से खां, यहाँ पर छज्जू खां आप लोगों को याद रखना है। छज्जू, कौन से खां दोस्तों, छज्जू खां के बारे में याद रखना है। वहीं पर एक नजीर खां, कौन हो जाएंगे दोस्तों, नजीर खां। और वहीं पर हाजिर खां, कौन से खां हो जाएंगे, हाजिर खां। ये दरअसल तीनों कौन से घराने संबंधित है, तो जवाब होगा भिंडी घराना। यहाँ पर महत्वपूर्ण ग्वालियर घराना देख के रखा है, तो आप लोगों को याद रखना चाहिए कि ग्वालियर घराना के संस्थापक कौन हुए थे। तो जवाब हो जाएगा दादा पीर बख्श। कौन होंगे दोस्तों, दादा पीर बख्श आप लोगों को याद रखना है, दादा पीर पक्ष आप लोग याद रखेंगे। वहीं पर ये दो यहाँ पर हस्सू खां और नत्थू खां भी आप लोगों को याद रखना पड़ा। कौन कौन से, हस्सू खां
और हस्सू खां के बाद में यहाँ पर नत्थू खां, क्या याद रखना पड़ेगा, नत्थू खां। ये भी कौन से घराने संबंधित है, तो जवाब हो जाएगा ग्वालियर घराना। और ग्वालियर घराना की प्रमुख गायिका शैली क्या हुआ करती थी, तो जवाब हो जाएगा कि ये लोग ध्रुपद राग गाते थे। कौन सा राग, ध्रुपद राग के लिए यह ग्वालियर घराना फेमस हुआ। यहाँ पर इतना आप सबको यहाँ पर याद होना चाहिए। महत्वपूर्ण हम लोगों से फतेह अली खान और जनरल खान के बारे में पूछा था, जो कि दरअसल पटियाला घराने संबंधित है। कौन से घराने से, पटियाला घराना, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड क्या होगा यहाँ पर, बिल्कुल सही होगा दोस्तों। अब यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखिए आप लोगों को बड़े फतेह अली खान साहब यहाँ पर दे के रखें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को दे के रखा है, सबसे प्राचीन विधि संप्रदाय क्या है। और सबसे प्राचीन जो विधि संप्रदाय है वो आप लोगों को चार ऑप्शन देके रखे हैं, दार्शनिक संप्रदाय, यहाँ पर ऐतिहासिक या विलक्षणात्मक संप्रदाय, या समाजवादी संप्रदाय। कौन सा यहाँ पर विधि संप्रदाय है जो सबसे पुराना भारत में माना गया है। और आप सभी को इसका आंसर याद होगा कि यहाँ पर जो दार्शनिक संप्रदाय ये भारत में सबसे पुराना क्या माना जाता है, प्राचीन विधि संप्रदाय ये माना गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को दे के रखा है, और क्या प्रश्न दे के रखा है, यहाँ पर कौन सा हिंदुस्तानी संगीत घराना जो सबसे पुरानी गायकी शैली के लिए प्रसिद्ध है और सबसे पुराना माना गया है, आप लोगों से पूछा है। और आप जानते होंगे कि यहाँ पर चार ऑप्शन दे के रखे हैं, ग्वालियर घराना, अंतरोली घराना, किराना घराना, यहाँ पर ये आप लोगों का आगरा घराना। तो इस सवाल का राइट आंसर क्या होना चाहिए, देखिए पहली बात, उसने यदि प्रश्न पूछा है कि सबसे पुराना घराना, सबसे पुराना घराना के बारे में यदि प्रश्न पूछा है, तो सबसे पुराना घराना यहाँ पर मुगल कालीन होगा। यहाँ पर भारत में मुगल डायनास्टी हुई, और मुगल डायनास्टी का जो भी समय काल रहा, महत्वपूर्ण समय काल, वो ये 1526 से लगाकर 1707 तक रहा। और इसी मुगल डायनास्टी के समकालीन भारत में एक प्रमुख घराना का जन्म हुआ, जिसका नाम था ग्वालियर घराना। कौन सा घराना, ग्वालियर घराना के बारे में आप लोगों को याद होना चाहिए। यानी भारत का सबसे जो पुराना घराना होगा वो कौन सा घराना होगा, तो जवाब हो जाएगा ग्वालियर घराना। अभी हम लोगों ने इसके संस्थापक की बात होगी, और इसके संस्थापक हम लोगों ने देखा था दोस्तों, पीर पीर बख्श के, क्या देखा था, दादा पीर पीर बख्श के बारे में हम लोगों को देखा था। वहीं पर यहाँ पर हस्सू खां भी बहुत बार संस्थापक में आ जाते हैं, हस्सू खां। और वहीं पर नत्थू खां, कौन से खां, हस्सू खां और नत्थू खां। और ये जो भी ग्वालियर घराना है, यह अपनी ध्रुपद गायन के लिए यह अपने आप में फेमस है। इतना आप लोगों को ध्रुपद राग के बारे में फेमस है। वहीं पर एक 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 प्रसिद्ध संगीतकार हुए तानसेन, तानसेन भी कौन से राग के लिए जाने जाते थे, तो जवाब होगा यहाँ पर ध्रुपद राग के लिए तानसेन साहब भी जाने जाते थे। हम लोगों से पूछा सबसे पुराना घराना खाई के लिए कौन सा होगा, तो जवाब होगा दोस्तों यहाँ पर ग्वालियर घराना। इतना आप सबको यहाँ पर याद होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को देखिए महत्वपूर्ण सवाल देकर रखा है कि भाजा यहाँ पर गुफाएं कहाँ पर स्थित है। आपको बताना है भारत में भाजा गुफाएं भारत में कहाँ पर स्थित हैं। और क्या होगा इस सवाल का राइट आंसर, देखिए यदि भाजा भाजा यहाँ पर इन गुफाओं के बारे में आप लोगों से प्रश्न पूछेगा, तो कहाँ पर है भारत में भाजा गुफाएं, तो जवाब होगा दोस्तों यहाँ पर महाराष्ट्र। इस सवाल का क्या होगा, राइट आंसर यहाँ पर होना चाहिए। वहीं पर यहाँ पर यदि ये पूछेगा कि बोरा बोरा की गुफा बोरा की गुफा कहाँ पर है, तो क्या जवाब होगा दोस्तों, तो जवाब हो जाएगा विशाखापट्टनम। क्या जवाब होगा, विशाखापट्टनम यहाँ पर जवाब होना चाहिए था। वहीं पर एक महत्वपूर्ण यहाँ पर गुफा बराबर की गुफा के बारे में पूछेगा, बराबर की गुफा, तो बराबर की गुफाएं कहाँ पर पड़ेगी, तो जवाब होगा दोस्तों यहाँ पर बिहार। कहाँ पर पड़ेगी, बिहार में हमें बराबर की गुफाएं देखने को मिलती है। वहीं पर यहाँ पर बाघ की गुफा, कौन सी गुफा, बाघ की गुफा हम लोगों को कहाँ पर देखने को मिलेगी, तो बाघ की गुफाएं कहाँ पर देखने को मिलती है, जवाब होगा मध्य प्रदेश में, हमारे धार जिले में हम लोगों को बाघ की गुफाएं महत्वपूर्ण रूप से हम लोगों को देखने को यहाँ पर मिलती दोस्तों। वहीं पर मैं बात यहाँ पर ये करूंगा कि काबरा की गुफाएं, काबरा की गुफा, तो काबरा की गुफा भी कहाँ पर हो जाएगी दोस्तों, तो जो होगा मध्य प्रदेश। इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए। देखिए भाजा की गुफाएं हम लोगों से पूछागा, और भाजा की गुफाएं कहाँ पर फेमस है, महाराष्ट्र राज्य में ये सर फेमस है।
इतना सबको यहाँ पर आप लोगों को याद होना चाहिए था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न ये देखिए, भाजा की जो यहाँ पर गुफाएं आप लोगों को दिखाई गई है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को जो देख रखा है वो ये दिख रखा है कि सोनोली बॉर्डर भारत के एक एक प्रसिद्ध ट्रांजिट पॉइंट पारंगम बिंदु पर है। और ये जो सोनोली बॉर्डर है ये भारत किस देश के साथ साझा करता है? आप लोगों से प्रश्न पूछा है। लोग क्या जवाब होगा? म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान या भूटान? यहाँ पर नल्ला पाकिस्तान भी दे के रखा है, हमारा बेटा पाकिस्तान। क्या जवाब होगा? सोनोली बॉर्डर। और सोनोली बॉर्डर आप सभी जानते हैं कि हमारे ही एक पड़ोसी देश है, जहाँ पर माउंट एवरेस्ट चोटी भी पड़ती है। और उसी माउंट एवरेस्ट चोटी को उसी देश में सागर माथा कहा गया है। तो क्या होना चाहिए? इस सवाल का राइट आंसर आप सभी जानते होंगे, सागर माथा हम लोगों ने बोल दिया है, माउंट एवरेस्ट हम लोगों ने बोल दिया है। तो जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नेपाल के साथ हम लोग सोनोली बॉर्डर को साझा करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को देके रखा है, डेजस्तान भगवान यहाँ पर अयप्पा के पवित्र उपवन मकर विलक्कू और मकन विलक्कू फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। और आप लोगों को ऑप्शन दिया है कि मकर विलक्कू जो फेस्टिवल है, यही मकर विलक्कू फेस्टिवल कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? पहला ऑप्शन देख रखा है ये तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या फिर केरल है। भगवान अयप्पू के पवित्र उपवन में मकर विलक्कू फेस्टिवल आप लोगों को याद होना चाहिए। और ये जो मकर विलक्कू फेस्टिवल है, मकर विलक्कू फेस्टिवल है, आप सभी जानते हैं इसे केरल राज्य में क्या किया जाता है? सेलिब्रेट किया जाता है। वहीं पर केरल राज्य में एक थेयम आप लोगों को याद रखना है। वहीं पर यहाँ पर एक ओणम ओणम त्योहार सेलिब्रेट किया जाता है। और मेरा प्रश्न आप लोगों से आज ये है कि ये जो ओणम फेस्टिवल है, ये किस भगवान को की याद में इसको सेलिब्रेट किया जाता है? इतना आप लोगों को जवाब देना है। ओणम 10 दिन तक सेलिब्रेट किया जाता है। हम लोगों ने पहले वाली क्लास में फर्स्ट डे को क्या कहा जाता है हम लोगों ने ये देख लिया था। हम लोगों ने 10th डे को क्या कहा जाता है ओणम के, हम लोगों ने देख लिया था। मेरा प्रश्न है कि इसी ओणम के 5वें डे को हम लोग किस नाम से जानते हैं? मुझे इसका जवाब चाहिएगा। तो हम लोगों से पूछा है भगवान अयप्पा मकर विलक्कू, तो जवाब क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर केरल। तो इस सवाल का राइट आंसर क्या होना चाहिए? यहाँ पर केरल होना चाहिए। वहीं पर तेलंगाना के बारे में आप लोगों को याद रखना है, यहाँ पर मेद्राम यात्रा। कौन सा यात्रा? मेद्राम यात्रा के बारे में याद रखेंगे। वहीं पर आप लोग बोनालू के बारे में कौन सा याद करेंगे? बोनालू फेस्टिवल से रिलेटेड आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए तेलंगाना के बारे में। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ठीक है, आप लोग समझ चुके हैं, यानी यानी ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का बिल्कुल क्या होना चाहिए का राइट आंसर यहाँ पर होना चाहिए। और नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को देख रखा है, कौन सी नदी यहाँ पर 8 लाख और 60 हजार वर्ग किलोमीटर के साथ 11 भारतीय राज्यों में जिसका फैला हुआ है? यानी भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन आप लोगों को क्षेत्र बताना है। भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन क्षेत्र कौन सा होगा? और वो जो नदी बेसिन है, वो नदी बेसिन भारत के 11 राज्यों में फैला हुआ है। आप लोगों को याद रखना है, महानदी, गंगा बेसिन, सिंधु बेसिन क्षेत्र और ब्रह्मपुत्र बेसिन क्षेत्र। और आप इस सवाल का राइट आंसर जानते होंगे कि ये जो भारत का सबसे बड़ा बेसिन क्षेत्र है उसे गंगा बेसिन क्षेत्र हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गंगा बेसिन क्षेत्र। यानी सवाल का राइट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या देके रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर पूर्वी भारत में सेवन सिस्टर के अंतर्गत नहीं आता? बेहद सरल प्रश्न पूछा है। भारत के यहाँ पर उत्तर पूर्वी राज्य हैं और यही प्यारा भारत है। और इसी प्यारे भारत के उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र है, एक मिनट हम लोग मैप बना लेते हैं यहाँ पर। और इसी यहीं पर ये जो आपका उत्तर पूर्वी भारत है, यानी ये वाला क्षेत्र, ये सवाल है पूरे क्षेत्र में कौन कौन से राज्यों का फैलाव है? आप जानते हैं मणिपुर को, आप लोग जानते हैं मेघालय भी, आप लोग जानते हैं त्रिपुरा भी, आप लोग जानते हैं। कौन सा यहाँ पर सेवन सिस्टर में शामिल नहीं होगा? तो जवाब होगा यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। मेरा आप लोगों से प्रश्न है कि यहाँ पर
हम लोगों को मेघालय दे के रखा है। आप लोगों को मेघालय की सर्वोच्च बिंदु बताना है, यानी मेघालय राज्य का सर्वोच्च बिंदु कौन सा पड़ेगा, आप लोगों को इसका जवाब देना है। मेघालय का सबसे हाईएस्ट पॉइंट क्या पड़ेगा, आप लोगों को यहाँ पर जवाब देना है। क्या जवाब होगा, मेघालय का सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी पड़ेगी, तो आप सभी जानते होंगे माउंट तेनुपू। क्या जवाब होगा, माउंट तेनीपू। क्या जवाब होगा, माउंट तेनुपू, याद होना चाहिए। वहीं पर नागालैंड की हाईएस्ट पीक क्या पड़ेगी, ये जो नागालैंड है, इसी नागालैंड की हाईएस्ट पीक क्या पड़ेगी, आप लोगों से पूछा है, हाईएस्ट पीक पूछा है, हाईएस्ट पीक। तो हाईएस्ट पीक क्या पड़ेगी नागालैंड की, तो क्या जवाब होगा कि नागालैंड की हाईएस्ट पीक क्या पड़ेगी, सारामती। क्या जवाब होगा, सारामती हाईएस्ट पीक पड़ती कहाँ की, नागालैंड की। वहीं पर मैं बात करूंगा कि त्रिपुरा, त्रिपुरा का सब हाईएस्ट बिंदु क्या पड़ेगा, आप लोगों को बताना है। तो क्या जवाब होगा, तो याद रखने हैं वेट लीग चिप। क्या याद रखेंगे आप लोग, वेट लीग चिप, वेट लीग चिप। ये वेट लीग चिप क्या है सर, तो ये वेट लीग चिप त्रिपुरा का सबसे हाईएस्ट पॉइंट पड़ता है, इतना आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। अब मेरा प्रश्न आप लोगों से ये है कि आप लोगों को बताना है कि एक और राज्य पड़ता है अरुणाचल प्रदेश, और इसी अरुणाचल प्रदेश का ये जो प्रदेश है इसकी हाईएस्ट पीक क्या पड़ती है, आप लोगों को बताना है। हम लोगों ने मेघालय को देखा, हम लोगों ने नागालैंड को देखा, हम लोगों ने त्रिपुरा को देखा, अब आपको बताना है इसी यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश की जो सबसे हाईएस्ट पीक पड़ती है वो किस नाम से जानी जाती है, आपको बताना है। जल्दी बताइएगा, इसी राज्य की हाईएस्ट पीक, मैंने हाईएस्ट पीक पूछा है, और आप सभी जानते होंगे माउंट क्याटो। क्या होगा, माउंट, सॉरी माउंट कागटो। क्या होगा, माउंट कागटो। ये अरुणाचल प्रदेश के सबसे हाईएस्ट पीक पड़ती है, इतना आप लोगों को याद होना चाहिएगा। और यही अरुणाचल प्रदेश और वही नागालैंड, नागालैंड के पास में हमारे पास में पटकाई, कौन सी पहाड़ियां, पटकाई जो पहाड़ियां हम लोगों को म्यांमार, ये जो पटकारी पहाड़ियां हैं हम लोगों को म्यांमार देश के साथ यह मिलती हुई दिखाई देती है। ठीक है दोस्तों, चलिए। और हम लोगों से प्रश्न ये, यह जो पूछा था कि सेवन सिस्टर में कौन सा राज्य नहीं है, तो जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर, यानी ये आपका उड़ीसा यहाँ पर शामिल नहीं है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न हम लोग को दे रखा है, भारत में पहली बार नोटा का प्रयोग कब किया गया, आपको बताना है। भारत में पहली बार नोटा कब लाया गया था, कब भारत में इंट्रोड्यूस किया गया था नोटा। और आप सभी जानते हैं 2015, 2004, 2013 या 2010 को इसमें कब यही नोटा लाया गया था। और आप सभी जानते हैं सवाल का राइट आंसर होना चाहिए, नोटा भारत में 2013 में सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न हम लोग को देख रखा है, एक फेमस संगीतकार दे के रखे हैं, और दोस्तों जिनका नाम है शंकुर खां। देखिएगा यहाँ पर शंकुर खान दे के रखे हैं, और शंकुर खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, कौन से वाद्य यंत्र से, कौन से यहाँ पर वाद्य यंत्र संबंधित है, चार ऑप्शन दे के रखे हैं, सितार, सरोद, सारंगी या फिर संतूर। कौन सी वाद्य यंत्र से यहाँ पर फेमस शंकुर खान अपने आप में फेमस है। और आप सभी जानते होंगे इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो यहाँ पर राइट आंसर होना चाहिए सारंगी, यानी शंकुर खां। शंकुर खान के बारे में यदि प्रश्न पूछेगा, और वहीं पर यहाँ पर बिंदु खां, क्या होना चाहिए, बिंदुर खां। और वहीं पर यहाँ पर पंडित राम नारायण, क्या जवाब होगा, पंडित राम नारायण। ये तीनों ही फेमस व्यक्ति हैं दोस्तों, किससे संबंधित है। और यहाँ पर और क्या पूछ सकता है, पंडित गोपाल मिश्रा, पंडित, यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है पंडित यहाँ पर गोपाल मिश्रा, पंडित गोपाल मिश्रा। ये सभी व्यक्ति कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो जवाब होगा दोस्तों सारंगी। ये सभी कौन से वाद्य यंत्र जब संबंधित है, तो जवाब होगा सारंगी वाद्य यंत्र से ये सभी फेमस है। वहीं पर यहाँ पर एक ऑप्शन दे के रखा है यहाँ पर संतूर। मैंने ये आप लोगों से प्रश्न पूछ लिया कि भारत में संतूर वाद्य यंत्र से कौन कौन फेमस है, कोई कोई दो के आप लोगों को जवाब देना है, कोई भी दो फेमस व्यक्ति जो संतूर वाद्य यंत्र से यहाँ पर फेमस है। तो पहले तो आप लोग जानते होंगे शिव कुमार शर्मा, शिव कुमार शर्मा को आप लोग जानते होंगे, शिव कुमार शर्मा एक तो फेमस है। और कौन है दोस्तों यहाँ पर, शिव कुमार शर्मा के बाद वहीं आप लोगों का जवाब होगा भजन सेपुरी। कौन होंगे, भजन सेपुरी, भजन सेपुरी का आप लोगों को नाम याद रखना है। और कौन होंगे, तो जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पर, तरुण भट्टाचार्य। कौन होंगे,
तरुण भट्टाचार्य। तरुण भट्टाचार्य के बारे में आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है। तो ये तीनों व्यक्ति कौन से वाग्यंत्र संबंधित है? तो जवाब होगा दोस्तों संतूर वाग्यंत्र से ये तीनों व्यक्ति फेमस हैं, याद रखिएगा इसको। चलिए, यहाँ पर हम लोगों ने संतूर से रिलेटेड देख चुका है, पर हमारा जो प्रसिद्ध शंकुर खां थे ये सारंगी वाग्यंत्र से फेमस थे। कौन सी वाग्यंत्र से? तो जवाब होगा सारंगी वाग्यंत्र से। चलिए दिखा देते हैं, अगर शंकुर खां अगर आप लोगों को दिखें, ये देख लीजिएगा, पंडित शंकुर खान साहब आप लोगों को देख रखे हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से राज्य की प्रजनन दर किस राज्य की सर्वोच्च रही? और आप लोगों को फर्टिलिटी रेट यहाँ पर पूछा है, कौन से राज्य का सर्वाधिक रहा? केरल, पंजाब, महाराष्ट्र या फिर किसका रहा? बिहार। और इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर क्या होना चाहिए? यानी भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार जो सर्वाधिक फर्टिलिटी रेट हम लोगों को दिखाई दिया वो बिहार का पता चला हम लोगों को। और बिहार का 2011 की जनगणना के अनुसार 3.4 यहाँ पर फर्टिलिटी पॉप रेट पहुंच गया था। और वहीं पर 2011 की जनगणना के अनुसार यदि मैं भारत का फर्टिलिटी रेट यहाँ पे पूछूंगा, देखिए कंफर्मेशन ये लोग नहीं बता पाए कितना फर्टी रेट था, लेकिन फिर भी एक अनुमानित यहाँ पर हम लोगों ने मान लिया 2.1 से लगाकर 2.7 तक यहाँ पर फर्टिलिटी रेट माना गया है। 2.1 से लगाकर तो 2.7 तक भारत का एक फर्टिलिटी रेट मान लिया गया। लेकिन हमसे पूछा है कि सर्वोच्च किसका रहा? तो सर्वोच्च जवाब हो जाएगा बिहार का सर्वोच्च रहा, इतना हम लोगों से पूछा है। वहीं पर देखिए एक आंकड़ा की पॉइंट में आप लोगों को बता देता हूं, ये डाटा लीक नहीं होना चाहिएगा। देखिए धार्मिक आप लोगों ने धार्मिक जनसंख्या यहाँ पर पूछा है, धार्मिक जनसंख्या। अब धार्मिक जनसंख्या में पहले भी क्लासों में धार्मिक जनसंख्या को पढ़ा चुका हूं, कितनी धार्मिक जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार रही। देखिएगा हिंदू सर यहाँ पर क्या हमें हिंदू का परसेंटेज देखने को मिला? तो जब होगा 79.80% हम लोगों को देखने को मिला। हमें मुस्लिम का कितना यहाँ पर धार्मिक जनसंख्या यहाँ पर देखने को मिली? तो जवाब होगा 14.23% हम लोगों को देखने को मिला। वहीं पर क्रिश्चियन का कितना देखने को मिला? तो क्रिश्चियन का जवाब होगा 2.30 हम लोगों को क्रिश्चियन का यहाँ पर देखने को मिलता है। ये हम लोग यहाँ पर जैनिज्म, बौद्धिज्म सबके बारे में यहाँ पर हम लोग चर्चा कर यहाँ पर सिखों का डाटा और मैं बता देता हूँ। 1.72% यहाँ पर कुल जनसंख्या के सिख रहे। ये तो रही दोस्तों धार्मिक जनसंख्या, ऑलमोस्ट सभी को याद होगी। अब हमें क्या याद होना चाहिए? हमें याद होना चाहिए कि 2011 2001 की जो भी जनगणना हुई थी, उस जनगणना में 2011 की जनसंख्या में धार्मिक जनसंख्या में इतने प्रतिशत की वृद्धि हुई। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई आप लोगों से पूछा है। मैं बात करूंगा सबसे ज्यादा मुस्लिम की यहाँ पर जनसंख्या में हम लोगों को वृद्धि होती दिखाई पड़ती है, मुस्लिम की जनसंख्या। तो क्या 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 रही? तो जवाब होगा 24.6% हम लोगों को यहाँ पर मुस्लिम बढ़ते हुए दिखाई दिए। वहीं पर हिंदू यहाँ पर कितने परसेंटेज से बढ़े? तो जवाब होगा 16.8% से हिंदू की जनसंख्या हम लोगों को बढ़ती हुई दिखाई दी। वहीं पर क्रिश्चियन का डाटा पूछेगा तो 15.5% क्रिश्चियन हम लोगों को बढ़ते हुए दिखाई दिए। क्रिश्चियन की जनसंख्या, तो क्रिश्चियन की जनसंख्या 15.5% से हम लोगों को बढ़ती हुई दिखाई दी। ये मैंने धार्मिक जनसंख्या लिखा है 2011 की जनगणना के अनुसार, और जो मैंने ये डाटा लिखाया है ये आप लोगों को 2001 में जनसंख्या कितनी थी उसके हिसाब से 11 में कितनी हुई और कितने प्रतिशत से धार्मिक जनसंख्या बढ़ी है, मैंने आप लोगों को वो डाटा लिखाया है। याद रखिएगा इस डाटा को, अति महत्वपूर्ण डाटा पड़ता है ये। और अगला प्रश्न जो दे के रखा है, सिक्किम के त्योहार को भूमि पूजा या चंडी पूजा के नाम से भी हम लोग जानते हैं, और किस नाम से जानते हैं? और 4 ऑप्शन दे रखा है, बारा, हिमजोंग, लोसर, इंद्र जात्रा या साकेवा। और सिक्किम दे के रखा है, और सिक्किम के हम लोग सारे फेस्टिवल ऑफलाइन क्लासों में और यहीं पर दक्ष श्रृंखला में हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं। आप लोगों को बताना है कि कौन सा फेस्टिवल जो है यहाँ पर भूमि पूजा के रूप में यहाँ पर जाना जाता है।
सिक्किम का। और सिक्किम के हम लोग यहाँ पर लोसर को हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ चुके हैं। वहीं पर यहाँ पर एक फेस्टिवल है जिसका नाम है सोनम त्योसर, सोनम ल्योसर। कौन सा हो जाएगा? सोनम ल्योसर। और यहाँ पर साकेवा, क्या याद रखेंगे आप लोग? साकेवा फेस्टिवल। तो यानी इस सवाल का राइट आंसर क्या होना चाहिए? साकेवा इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर होगा दोस्तों। इतना आप सबको यहाँ पर याद होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को दे रखा है कि भारत के जो वित्त आयोग के 15वें अध्यक्ष कौन हैं? है नहीं, थे। अभी 16वां वित्त आयोग भारत में लग चुका है। और आप सभी जानते हैं भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और जो भी वित्त आयोग का अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? तो जवाब होगा महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा उसकी नियुक्ति की जाती है। प्रश्न ये पूछा है कि 15वें वित्त आयोग कौन रहे? मुझे नहीं बताना, मुझे सबसे पहले बताना है कि पहले वित्त आयोग जो था, जो पहले वित्त आयोग था, इसी पहले वित्त आयोग के यहाँ पर अध्यक्ष कौन रहे? तो जवाब होगा यहाँ पर के.सी. नियोगी साहब। कौन रहे? के.सी. नियोगी साहब पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे। अब मेरा प्रश्न है कि 13वें वित्त आयोग के यहाँ पर जो वित्त आयोग बना, इस 13वें वित्त आयोग के यहाँ पर कौन रहे अध्यक्ष? तो क्या जवाब होगा? तो यहाँ पर जवाब होना चाहिए विजय केलकर। कौन रहे दोस्तों? विजय केलकर के केलकर साहब के बारे में आप लोगों को याद रखना है। वहीं पर यदि सब प्रश्न ये पूछे कि 14वें वित्त आयोग, 14वें यहाँ पर वित्त आयोग के यहाँ पर अध्यक्ष कौन रहे? 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, तो जवाब होगा वाई वी रेड्डी। कौन रहे दोस्तों? वाई वी रेड्डी साहब 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे। और 15वें वित्त आयोग पूछा है, 15वें वित्त आयोग के बारे में पूछा है, वो तो कौन रहे? तो जवाब होगा दोस्तों एन के सिंह। कौन रहे? एन के सिंह के बारे में आप लोगों को याद रखना है। और वहीं पर 16वां वित्त आयोग भी पूछ ले, 16वें वित्त आयोग के यहाँ पर अध्यक्ष, वित्त आयोग के यहाँ पर अध्यक्ष कौन रहे? यदि ये प्रश्न पूछा तो क्या जवाब होगा? 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन रहे? तो यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र पगडंडिया, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र आप लिख सकते हैं, पगडंडिया इसके आगे आप लोग लिख लीजिएगा। तो ये भारत के पहले वित्त आयोग थे। ये 13वें वित्त आयोग के बारे में पूछेगा, जवाब हो जाएगा विजय केलकर। 14वें वित्त आयोग में वाई वी रेड्डी साहब बनाए गए। वहीं पर 15वें वित्त आयोग के एन के सिंह बनाए गए, आप लोगों को याद रखना है। और वहीं पर यहाँ पर 16वें वित्त आयोग के यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र पगडंडिया आप लोगों को याद होना चाहिए। तो हम लोगों से 15वें वित्त आयोग के बारे में पूछेगा तो जवाब होगा एन के सिंह साहब। इतना आप सबको यहाँ पर याद होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को क्या देके रखा है? जामता लोक नृत्य। ये जो जामता लोक नृत्य है ये भारत के किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है? और आप लोगों को जवाब देना है कि जामता लोक नृत्य भारत के किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाएगा। और 4 ऑप्शन आप लोगों को देके रखा है यहाँ पर, असम, मणिपुर, झारखंड या फिर महाराष्ट्र राज्य में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और आप सभी जानते हैं यदि आपकी परीक्षाओं में यदि सामने सवाल पूछेगा कि जामता फेस्टिवल कौन सा फेस्टिवल? जामता फेस्टिवल। वहीं पर एक और फेमस फेस्टिवल है जिसको आप लोगों को याद रखना है, तो जो होगा फगुआ फेस्टिवल। कौन सा फेस्टिवल? फगुआ भी फेस्टिवल आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। जामता बगैर फगुआ, और फगुआ के बाद यहाँ पर घोड़ा नृत्य। कौन सा नृत्य? घोड़ा नृत्य। जो घोड़ा नृत्य है, ये घोड़ा नृत्य जामता यहाँ पर एक लोक नृत्य, और वहीं पर जामता के बाद यहाँ पर फगुआ, फगुआ के बाद एक घोड़ा नृत्य। और यहाँ पर ये तीनों ही मुख्य रूप से कहाँ पर सेलिब्रेट किए जाते हैं? तो जवाब होगा सर ये तीनों ही झारखंड राज्य में सेलिब्रेट किए जाते हैं। यानी झारखंड राज्य में इन तीनों लोक नृत्य को किया जाता है। यहाँ पर इतना आप सबको याद रखना पड़ेगा। जामता के बारे में पूछेगा तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर इसका होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न हम लोग को देके रखा है नौदा टोली भारत के किस राज्य में? पहली बात तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि नौदा टोली क्या है। तो ये भारत का एक पुरातात्विक स्थल है। भारत का एक पुरातात्विक स्थल है। और ये जो पुरातात्विक स्थल है ये भारत के किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन देख रखा है गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश। नौदा टोली भारतीय इतिहास से यानी उन्हीं पुरातात्विक चीजों से एक प्रश्न पूछा गया है हम लोगों से। और आप सभी जानते हैं कि जो नौदा टोली यहाँ पर प्लेस है ये एक पुरातात्विक स्थल होने के साथ ये कहाँ पर स्थित है? तो आज जवाब होगा कि सर ये मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में यही नौदा
यहाँ पर टोली ये जो प्लेस पड़ता है, इतना आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए। वहीं पर यदि एग्जामिनर ने ये प्रश्न पूछ लिया गया कि ये जो नवदा टोली प्लेस है, इसकी खोज किसके द्वारा की गई, तो आप लोग क्या जवाब दोगे? एच डी सांकलिया। क्या जवाब होगा? एच डी सांकलिया साहब के द्वारा इसी नवदा टोली की खोज हुई। और ये कौन सी रिवर के तट पे पड़ेगा? तो जवाब होगा नर्मदा नदी के तट पर ये पड़ेगा। और भी मध्य प्रदेश में कौन कौन से पुरातात्विक स्थल है? तो जवाब होगा एक कायथा, हम लोगों को कायथा एक पुरातात्विक स्थल पड़ता है। वहीं पर यहाँ पर यहाँ पर एक होगा बेस नगर, आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। एक बेस नगर या यहाँ पर राइट आंसर होगा। कायथा से रिलेटेड आप लोगों से प्रश्न पूछ सकता है कि ये मध्य प्रदेश की ताम्रकालीन राजधानी रही। ताम्रकालीन ताम्रकालीन राजधानी रही, आप लोगों से सवाल पूछ सकता है। और किसके लगभग किस शहर के पास पड़ेगा? तो जवाब होगा लगभग ये शहर, तो जवाब होगा उज्जैन के पास में ये शहर पड़ता है। यहाँ पर जितना आप लोगों को याद होना चाहिए। तो नौदा टोली भारत के किस राज्य में स्थित है? तो नौदा टोली मध्य प्रदेश में स्थित है। इतना सब आप लोगों को याद यहाँ पर होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर जो प्रश्न क्रमांक 17 दे के रखा है, यहाँ पर हड़प्पा स्थिल जो एक फेमस प्लेस दे के रखा है। और ये जो हड़प्पा कालीन स्थल है, यहाँ पर जल संरक्षण के जो हमें साक्ष्य हैं वो हमें इसी सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से प्लेस से देखने को मिलते हैं? और कालीबंगान, मोहनजोदड़ो, लोथल या धोलावीरा जल संरक्षण के उत्कृष्ट जल प्रणाली की खोज हुई थी। और आप सभी जानते हैं जिसकी खोज जगतपति जोशी के द्वारा की गई थी, जो किस राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में, भारत के राज्य में स्थित है। और जगतपति जोशी के द्वारा निम्नलिखित में से कौन से पुरातात्विक स्थल की खोज की गई थी? तो आप सभी जानते हैं धोलावीरा की खोज की गई थी। कौन से प्लेस की? धोलावीरा की। यहीं से हमें उत्कृष्ट जल प्रबंधन देखने को यहीं पर मिलेगा। जल प्रबंधन या जल एक प्रबंधन जो प्रणाली थी, यही प्रबंधन प्रणाली हम लोगों को यहीं पर दिखाई दी, यहीं पर धोलावीरा में। यहाँ पर इतना आप सबको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। वहीं पर लोथल यहाँ पर देखे रखा है। लोथल को आप सभी जानते हैं कि एक बंदरगाह हुआ करता था। और बंदरगाह के साथ यहाँ पर हम लोगों को 20 शवों के एक साथ 20 शवों के एक साथ हम लोगों को यहाँ पर दफनाने के प्रमाण मिले हैं। यानी सिंधु घाटी सभ्यता में, इसी हड़प्पा सभ्यता में 20 शवों को एक साथ दफनाया गया था लोथल शहर में। इतना आप लोगों को याद होना चाहिए, जिस कारण इसे एक मृत शहर भी कहा जाता है। एक मृत शहर का भी इसे एक टाइटल प्राप्त है। इतना भी आप लोगों को याद होना चाहिए। कालीबंगन और कालीबंगा आप सभी जानते हैं, कालीबंगन भारत के राजस्थान राज्य में है। और आप लोगों को ये बताना है कालीबंगन से हम लोगों को क्या क्या प्राप्त हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत। और आप सभी जानते होंगे इसी कालीबंगा से हमें सूती वस्त्रों के प्रमाण मिल चुके हैं। सूती वस्त्रों के हम लोगों को यहाँ पर प्रमाण इसी कालीबंगा प्रमाण यहाँ पर हम लोगों को मिल चुके हैं। इतना आप लोगों को यहाँ पर इसके बारे में याद रखना पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और यहाँ पर यही जो आप लोगों को हड़प्पा सभ्यता यहाँ पर देख रखा है, इसी हड़प्पा सभ्यता का पहला स्थल कौन सा था जो कि खोजा गया था? तो आप लोगों का जवाब होगा सर वो प्लेस था हड़प्पा। क्या नाम हुआ करता था? हड़प्पा वो प्लेस था, जिसके कारण इस पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का क्या नाम रख दिया गया? हड़प्पा सभ्यता भी रख दिया गया। वहीं पर आगे चलकर हम लोगों को इसी हड़प्पा सभ्यता का नाम एक सिंधु घाटी सभ्यता भी पड़ता है, क्योंकि आगे चलकर हमें यहाँ पर मोहनजोदड़ो की खोज हुई, जिसके कारण ये सबसे बड़ा स्थल, यानी पूरी यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे बड़ा यहाँ पर स्थल पाया गया, जवाब होगा मोहनजोदड़ो। कौन सा पाया गया? मोहनजोदड़ो हम लोगों को यहाँ पर पाया गया, जिसके कारण इसी पूरी हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी यहाँ पर बोल दिया गया, क्योंकि ये सिंधु रिवर के तट पर पड़ता है। वहीं पर इसी हड़प्पा सभ्यता को सरस्वती सभ्यता भी कहा गया है। सरस्वती सभ्यता, तो इसे सरस्वती सभ्यता भी कहा गया है। आप लोगों को यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। तो यहीं पर हड़प्पा सभ्यता को एक तो ये आपका हड़प्पा सभ्यता कहा गया, वहीं पर सिंधु घाटी सभ्यता भी बोल दिया गया, और वहीं पर यहाँ पर सरस्वती सभ्यता भी इसे बोल दिया गया। और आप सभी जानते हैं यहाँ पर मोहनजोदड़ो देख रखा है।
आप सबको मुझे जवाब देना है कि मोहनजोदड़ो से हम लोगों को जो यहाँ पर जो यहाँ पर प्राप्त हुए थे, यहीं पर स्नानागार जो हम लोगों को 2 बड़े स्नानागार प्राप्त हुए, उनकी आप लोगों को मुझे लंबाई बतानी है, चौड़ाई बतानी है और गहराई आप लोगों को बतानी है, यानी उनकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई क्या हुआ करती थी स्नानागार की। हम लोग पहले वाली क्लास में यहाँ पर स्नानागार को पढ़ चुके हैं। कमेंट बॉक्स में आप लोगों को जवाब देना है कि लंबाई कितनी हुआ करती थी, चौड़ाई या फिर गहराई कितनी हुआ करती थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को दे रखा है कि चिथिरई एक फेस्टिवल है और यही चिथिरई फेस्टिवल भारत के किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है। और चिथिरई फेस्टिवल आप लोग जानते होंगे कि यही चिथिरई जो फेस्टिवल है, इसे भारत के तमिलनाडु राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है। कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाएगा? तमिलनाडु राज्य में सेलिब्रेट किया जाएगा। वहीं पर तमिलनाडु में आप सभी जानते हैं कि एक थाई पुसम, कौन सा फेस्टिवल? थाई एक आपका पुसम फेस्टिवल, वहीं पर यहाँ पर पोंगल फेस्टिवल और वहीं पर चित्रादि फेस्टिवल भी कहाँ पर फेमस है? तो जवाब होगा, और इसके साथ में एक चिथिरई फेस्टिवल, ये सारे फेस्टिवल कहाँ पर फेमस होंगे? तो जवाब होगा तमिलनाडु फेस्टिवल। आप लोगों को याद होना चाहिए। मेरा आप लोगों से एक प्रश्न है कि आप लोगों को बताना है महामाघम फेस्टिवल किस राज्य में 12 वर्षों के बाद मनाया जाता है। मेरा आप लोगों से प्रश्न है महामाघम, ये जो महामाघम त्योहार है, ये महामाघम 12 वर्षों में एक बार सेलिब्रेट किया जाता है। तो प्रश्न है ये भारत के किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है? आप लोगों को कमेंट में मुझे जवाब देना है कि महामाघम फेस्टिवल कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। देखिएगा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आज लोगों का हाली पद्धति संबंधित है। और हाली पद्धति किससे संबंधित है? आप लोगों को 4 ऑप्शन देखे, बंधुआ मजदूरी, कि ये किसानों के शोषण से, छुआछूत से या अशिक्षा से। आप लोगों को बताना है कि हाली पद्धति क्या हुआ करती थी। क्या हाली पद्धति आज वर्तमान स्वरूप में हम लोगों को दिखाई पड़ती है या नहीं? क्या आप लोग जानते हैं हाली पद्धति के रूप में? देखिए हाली पद्धति में क्या हुआ करता था कि यदि मान लीजिएगा एक पर्सन है और यदि ये यहाँ पर दरअसल ये आप लोगों का उच्च जाति का व्यक्ति है, तो यह दरअसल क्या करता था, जाति के लोगों को कुछ पैसों के बलबूते पर अपने यहाँ पर मजदूरी रखता था, यानी मजदूर रखता था। यदि ये जो व्यक्ति इसी जमींदार के पैसे, इसी उच्च वर्ग के व्यक्ति के पैसे नहीं दे पाता था, तो जवाब में इसके जो वंशजों के द्वारा इसके पैसे चुकाए जाते थे। यानी बंधुआ मजदूर, पैसों के बलबूते कारण बंधुआ मजदूर बनाया जाता था। और यही बंधुआ पॉलिसी पहले हम लोगों को देखने को मिली थी, लेकिन आज भी वर्तमान स्वरूप में ये बंधुआ मजदूरी हम लोगों को दिखाई देती है। क्या आप नहीं जानते इसी बंधुआ मजदूरी को? आज भी भारत के कई क्षेत्रों में हम लोगों को ये बंधुआ ये आपकी पद्धति है, ये जो मेथड है, आज भी कहीं जगहों पर हम लोगों को दिखाई पड़ती है। इसका विरोध किया जाना चाहिए। बाय द वे हमारा क्वेश्चन था यहाँ पर हाली पद्धति से, हम लोग इसका राइट आंसर यहाँ पे पढ़ चुके हैं। ये बंधुआ मजदूर बनाए जाते थे पीढ़ी दर पीढ़ी, आप लोगों को याद रखना है। और लास्ट प्रश्न आप लोगों को हम लोग यहाँ पर आपके होमवर्क में रहेगा, भारत के किस काल में हम लोगों को शुतुरमुर्ग यहाँ पर पाए गए हैं, या शुतुरमुर्ग के हम लोगों को प्रमाण प्राप्त हुए हैं। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि भारत के किस राज्य में या भारत के किस काल में, जो प्राचीन भारत था उसी प्राचीन भारत के किस काल में हम लोगों को यहाँ पर शुतुरमुर्ग के प्रमाण मिले हैं। और शुतुरमुर्ग के प्रमाण आप लोगों को 4 ऑप्शन भी दे के रखे हैं, पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल या मध्य पाषाण काल है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।